मूल रूप से यह वीडियो रीट की तैयारी करने वाले भाई बंधुओं के लिए प्रस्तुत है। साथ में ही उन सब के लिए भी उपयोगी होगा जो नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड है। तो रीट 2024-25 का जो नोटिफिकेशन आया है, तो रीट की तैयारी करने वाले भाई बंधु इस बात को देख लें कि उनके सिलेबस में जो पॉइंट लागू किया गया है वह स्कूली शिक्षा से संबंधित पॉइंट को लागू किया गया है। उसके अलावा जो उच्चतर शिक्षा थी या उसके अन्य दूसरे भाग थे उनको इस कोर्स में सम्मिलित नहीं किया गया है। रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उस सिलेबस में लास्ट की जो इकाई है, सेकंड लास्ट वाली, तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NEP 2020 है, उसका नया टॉपिक सम्मिलित किया गया है। तो मुख्य रूप से यह अब की बार उपयोगी होगा क्योंकि इससे पहले वाली रीट के सिलेबस में ये सम्मिलित नहीं था। तो इस वीडियो में जो मुख्य जानकारी मिलेगी वह रीट सिलेबस के अनुसार होगी, जो रीट की लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों ही प्रकार की जो एग्ज़ाम हुई उन सब के लिए उपयोगी होगा। मुख्य रूप से मैंने थोड़ा बहुत पहले महत्वपूर्ण नोट्स है और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को संकलित करने का इसमें प्रयास किया है, ताकि इस टॉपिक से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सब का संकलन महत्वपूर्ण रूप से किया गया है, जो आपकी एग्ज़ाम में समझ को या अवधारणात्मक समझ को विकसित करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें पहला जो नई शिक्षा नीति है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका NEP 2020 है, ये NEP 1986 भी थी, तो उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते थे 1986 वाली को, और यह भी NEP है और 2020 है। तो इस पहले N का मतलब है जो 1986 में न्यू शब्द हुआ करता था, यहाँ पे 2020 में नेशनल है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हिंदी में इसको बोलेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलेंगे, यानी कि, और 1986 वाली जो NEP थी तो उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते थे, अर्थात नई शिक्षा नीति बोलते थे। लेकिन यहाँ पर जो NEP है तो NEP को नई शिक्षा नीति नहीं बोल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलेंगे। तो इस पहले वाले N का वहाँ पे अलग अर्थ था, 1986 में अलग अर्थ था, और अब 2020 में इसका N का अलग अर्थ लिया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका नाम पूछ ले तो ऑप्शन में आ सकता है कि NEP 2020 का मतलब क्या है, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इस प्रकार से आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही टिक लगाएंगे 2020 वाली के लिए। साथ में इसमें रीट के सिलेबस में जो टॉपिक जोड़े गए हैं वह NEP का पहला भाग जोड़ा गया है, और पहले भाग में मूल रूप से 8 टॉपिक थे, जिनमें से 6 टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं, 2 टॉपिक नहीं जोड़े गए हैं। एक तो ड्रॉप आउट वाला हटा दिया गया है, लेकिन अपन इसके क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं है वो भी, तो 1-2 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पहला जो भाग है वो इसमें यह है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसका अगली इकाई या अगला पॉइंट है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, और अगला पॉइंट है शिक्षक समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो इन सभी 6 पॉइंटों को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए और इनसे बहुविकल्पात्मक जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं और अवधारणात्मक समझ बनाने को में महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे, तो आपके मदद करेंगे। तो इस बात को विशेष रूप ध्यान दें और आगे अपन इसको टॉपिक को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे न्यू शब्द नहीं है, नई शिक्षा नीति नहीं होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये गलत है। और इसमें दूसरा पॉइंट है ढांचा जो बनाया गया है वह 5+3+3+4 का बनाया गया है। इसमें 5 का अलग अर्थ है, 3 का और इस 3 का और इस 3 का जो भी अर्थ होगा वो अभी आगे वाले प्रश्न में अपन इसको विस्तार से समझेंगे, क्योंकि आगे डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि अपना जो याद होगा वो स्थायी रूप से याद हो जाएगा। यहाँ पे अपन पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उनमें समझने का प्रयास करेंगे और साथ में ही उसकी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई, तो इसका नोटिफिकेशन जो गजट जारी हुआ था वो 29 जुलाई 2020 को जारी हुआ था, 29 जुलाई 2020 को। तो अपन इसका ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर होगा 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है नई शिक्षा नीति
2020 में स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा संरचनात्मक प्रारूप अपनाया गया है? तो 10+2 पहले से जारी था, 10+2 पहले से जारी था 1986 वाली में। अगला है 5+3+3+4। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है 8+4 और 6, 4 और 2, ये वाला। तो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर अपना ढांचा अपनाया गया वो है बी ऑप्शन वाला। सही उत्तर है बी ऑप्शन वाला। और जिसमें क्या अपनाया गया है बी ऑप्शन में कि 5+3+3+4। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 5 का मतलब होता है ये पहला 5, ये दूसरा 3, ये अगला 3 और ये अगला 4। इस प्रकार से ये ढांचा है। मैंने डायग्राम यहाँ पे देने का प्रयास किया। पहले वाले जो 5 वर्ष हैं इनको फाउंडेशनल स्टेज नाम दिया गया है। पहले वाले को क्या नाम दिया? फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा वाला जो 3 वाला चरण है इसको प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट को मिडिल स्टेज और लास्ट वाले को 4 वर्ष वाले को क्या बोला है? सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। फाउंडेशनल स्टेज को 2 चरणों में डिवाइड किया है। हो सकता है मज़ा नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन तकदीर बदल देगा, तो इसी बात को ध्यान रखें, पढ़ने में ध्यान लगाएं तो शायद सही होगा। फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष में 3 वर्ष तो किस में रखा गया? आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका। 3 वर्ष के लिए तो किस में रहेंगे? कि आंगनबाड़ी में। और 2 वर्ष के रहेंगे कक्षा 1 और 2 में। और एज ग्रुप लिखा है 6 से 8 वर्ष का। ध्यान रखिए, जब बालक की 6 वर्ष आयु पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण होने की बात लिखी हुई है, 6 वर्ष आयु पूर्ण हो जाएगी तो उसका नाम कक्षा 1 में लिख दिया जाएगा। उसका नाम किस में लिख दिया जाएगा? कक्षा 1 में। तो 6 वर्ष पूरे कहने का मतलब 7वें वर्ष में वो पूरा 6 यानी 6 वर्ष समाप्त होने के बाद में, यानी 7 साल का पूरा हो जाएगा तो कक्षा 1 पास कर लेगा, और 8 साल का पूरा हो जाएगा तो कक्षा 2 पास कर लेगा। इससे पहले 3 वर्ष, शुरुआती 3 वर्ष किस में रहेगा? वो आंगनबाड़ी में रहेगा। इसको प्री स्कूल भी बोलेंगे या बाल वाटिका बोलेंगे, जहाँ पर जो जिस राज्य में जो भी नाम संचालित होगा, बाल वाटिका, प्री स्कूल या आंगनबाड़ी। यहाँ 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक बचा रहेगा, 3 से 6 वर्ष तक का रहेगा। यानी 3 वर्ष का हो जाएगा पूर्ण रूप से तो उसका नाम लिख दिया जाएगा आंगनबाड़ी में, और उसके बाद में 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक वह आंगनबाड़ी में रहेगा। और जैसे ही 7वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो कक्षा 1 में उसका नाम लिख दिया जाएगा। और 7 वर्ष पूरा कंप्लीट करने के बाद 8 वर्ष पूरे कंप्लीट कर लेगा तो कक्षा 2 पूरी पास कर लेगा। और जैसे ही वह 8 वर्ष का हो जाएगा तो ये फाउंडेशनल स्टेज उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, फाउंडेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक है? 3 वर्ष आंगनबाड़ी की और कक्षा 1 और 2 यानी स्कूल के। इस प्रकार से 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी। इसके बाद में कक्षा 2 उसकी 8 वर्ष की आयु में पूर्ण हो गई है, तो फिर नेक्स्ट है 8 वर्ष पूरी होने के बाद में 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है वह, तो 9, 10 और 11 यानी 3 सालों के लिए रहेगा। तो 3 साल में कक्षा 3, 4 और 5 को पास कर लेगा, और इसी स्टेज को बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। क्या बोलेंगे? इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे। यानी जैसे 9 वर्ष का, फिर 10 वर्ष का और 11 वर्ष का, तो यानी 3 साल पूरी हो जाएंगी तो कक्षा 1 और 2 तो पहले पास कर चुका था फाउंडेशनल स्टेज में, और अब सेकंड चरण यानी प्रिपरेटरी स्टेज में जो करेगा तो वह कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को पास इसमें कर लेगा। अब कक्षा 5 जब पास करेगा तो बच्चे की आयु हो जाएगी 11 वर्ष की। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वह आएगी मिडिल स्टेज, और मिडिल स्टेज में क्या हो जाएगा? 11 वर्ष का तो आयु 5वीं क्लास में पास कर ली, अब वह 12वीं वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो 12, 13 और 14 यानी 3 सालों के लिए वह 6, 7 और 8 को पास करेगा। 3 सालों के लिए कहने का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे की आयु 14 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो वह 8वीं क्लास पास कर लेगा। अब आप प्रश्न किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि कक्षा 6 में बालक प्रवेश लेगा तो उस समय उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे। यानी कि 11 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, यानी कि उसकी 11 वर्ष से पूरी हुई हो जाएगी, और 12वें वर्ष में प्रवेश करने वाला बच्चा होगा तो उसको कक्षा 6 में लिखेंगे, और फिर 13वें वर्ष में रहेगा तो कक्षा 7 में रहेगा, और 14वें वर्ष पूर्ण करने के बाद में कक्षा 8 क्लियर हो जाएगी उसकी। तो इस प्रकार से जब बालक 14 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तो उस समय तक उसकी कौन सी स्टेज पार हो जानी चाहिए? तो मिडिल स्टेज क्लियर हो जानी चाहिए। यह फिर 14 वर्ष की आयु तक 8वीं क्लास उसकी पास हो जाएगी। प्रवेश कब से होगा? 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में प्रवेश हो जाएगा।
फिर जो लास्ट स्टेज आएगी वह सेकेंडरी स्टेज आएगी, और सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 तक की कक्षाएं होंगी, और आयु वर्ग रहेगा जो 14 से लेकर 18 तक रहेगा, और ये 2 फेज में रहेगा, एक तो 9-10 वाला और एक 11-12 वाला। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, इसलिए मैं दो बोल रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड नहीं है जिस प्रकार से फाउंडेशनल स्टेज का डिवाइड था। तो इस प्रकार से नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम का ढांचा ये है 5 + 3 + 3 + 4। तो पहले वाले 5 का मतलब है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 साल तो बाल वाटिका के या आंगनबाड़ी के रहेंगे, और 2 साल कक्षा 1 और 2 के रहेंगे। इस प्रकार से फाउंडेशनल स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पहले नंबर का जो 3 है तो वो है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कक्षा 3, 4 और 5 के लिए रहेगा, और इस वर्ष बच्चे की आयु 8 से 11 के बीच में रहेगी। ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला जो 3 है वह मिडिल स्टेज के लिए रहेगा, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 को पास करेगा बच्चा, और उसके बाद में है सेकेंडरी स्टेज है, तो इसके बाद में 9, 10, 11, 12 को वो क्लियर करेगा। तो इस प्रकार से ये अपना क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विशेष रूप से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन होगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में कितने वर्ष शामिल हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में अपन टाइम दे चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं देंगे। ये ढांचा इसको देख लीजिए, 5 वर्ष हैं। कितना है? 5 वर्ष। यानी फाउंडेशनल स्टेज में कितने वर्ष सम्मिलित हैं? 5 वर्ष हैं। कौन कौन से? 3 वर्ष तो ये हैं जो आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के होंगे, और 2 वर्ष रहेंगे कक्षा 1 और कक्षा 2 के रहेंगे, और जब कक्षा 1 में प्रवेश लेगा तो 6 वर्ष की आयु पूरी किया हुआ बालक होगा, और यानी कि 6 से 8 वर्ष तक एज का रहेगा, तो वो सेकंड स्टेज में, इसमें फाउंडेशनल स्टेज के दूसरे चरण में रहेगा, यानी कक्षा 1 और 2 में रहेगा। इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत माध्यमिक स्तर की शिक्षा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है तो वह 9 से 12 तक रखी गई, 9, 10, 11, 12, और इसको सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया, 9, 10 और 11, 12। तो 9 से 12 यानी इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 9 से 12 वाला, और 9 से 12 वाला नाम क्या दिया गया? सेकेंडरी स्टेज। और आयु वर्ग का ध्यान रखें तो 14 से 18 तक आयु वर्ग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अभी ये गिनती के 6 टॉपिक हैं इसमें एनईपी के, तो क्वेश्चन तो आएंगे तो बढ़िया वाले स्तर वाले ही आएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, छात्रों को रटने पर बल देना बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा देना, ये पॉजिटिव उत्तर है, तो ऐसे उत्तर ही बनते हैं परीक्षा में। परीक्षा प्रणाली को सख्त बनाना, तो ये अपने आप में सख्त शब्द बनाना ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से विज्ञान पढ़ाना, तो क्यों भाई? विज्ञान क्यों? फिर सामाजिक भी पढ़ानी है, गणित भी पढ़ानी है, हिंदी पढ़ानी है, सब कुछ पढ़ाना होगा, तो ऐसे ऑप्शन फिर ऑटोमेटिक ही कट जाते हैं। तो सही उत्तर जो होगा इसमें व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा देना ही सही उत्तर होगा इसका। तो सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर किस कक्षा तक दिया गया है। तो कक्षा 5 तक मातृभाषा में, कक्षा 5 तक के मातृभाषा में उनको शिक्षा देने का जोर दिया गया है, कक्षा 5 तक एनईपी 2020 में। तो कक्षा 5 तक का याद रखेंगे। ये नई शिक्षा नीति के अनुसार ध्यान रखें, एनईपी में 8 तक या आगे तक चलाया जा सकता है, मातृभाषा के लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन बाध्यता 5 तक तो बाध्यता ही है। नई शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या रखा गया है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन सीबीएसई, यूजीसी, परख और एआईसीटीई। तो इसमें सही उत्तर होगा जो परख है, परख राष्ट्रीय परीक्षण इसका नाम रखा गया है। जो भी एग्जाम होगी तो परख के नाम से होती हैं। एनईपी 2020 में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य क्या है। तो एनईपी 2020 में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होता है समग्र प्रगति रिपोर्ट, जो विद्यालय में चलता है, और छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन इसमें रखा गया है। छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन, यानी कि किस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, किसका कितना नहीं हुआ है, तो समग्र विकास का मूल्यांकन इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में रखा गया। मैं आपको सामने एक बच्चे का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड शेयर भी कर रहा हूँ। जैसे ये बच्चा हो गया, और इसका होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड है ये है इस प्रकार से कि समग्र प्रगति प्रतिवेदन लिखा हुआ है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। इसमें समग्र होता है, जिसमें इसमें टॉपिक दे रखे हैं, संगीत का भी हो रहा है, चित्रकला का भी हो रहा है, नाटक का भी हो रहा है, नृत्य का भी हो रहा है, और पढ़ाई लिखाई का भी हो रहा है। दूसरे पेज में तो कोई हिंदी है, फिर ये गणित है, फिर ये इंग्लिश है, फिर पर्यावरण है, और फिर उसमें भी टॉपिक डिवाइड किए हुए हैं। गणित में अलग टॉपिक है, हिंदी में अलग टॉपिक हैं, इंग्लिश में अलग टॉपिक हैं, और इस प्रकार से इसकी रुचि अभिरुचि से संबंधित है। साफ सफाई समग्र, यानी कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता है जो छोड़ दिया जाता है, यानी समग्र प्रगति प्रतिवेदन होता है। तो ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ये सैम्पल पेपर है जो कि हमारे विद्यालय में चलता है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।
जो सभी प्रकार के विद्यालयों में चलता है, जो सरकार के द्वारा जारी होते हैं उनमें। तो इस प्रकार से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है स्कूलों के संसाधनों का साझा उपयोग करना। जहाँ पर जो भी संसाधन उपलब्ध है दूसरे में नहीं है तो उसका साझा उपयोग कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की असावधानी से बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के तहत विकल्पीय कौशल विकास का आरंभ किस कक्षा से होगा? तो विकल्प यानी ऑप्शन देना शुरू कर दें तो कक्षा 6 से। व्यावसायिक शिक्षा की बात आएगी तो कक्षा 6 से विकल्प देना शुरू कर देते हैं। जैसे हिंदी संस्कृत भी पढ़ेंगे या लैंग्वेज का या फिर किसी और का जुड़ जाता है तो इसमें विकल्प में कक्षा 6 में जोड़ा है नई शिक्षा नीति में। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षा में सुधार के लिए कौन सी प्रणाली प्रस्तावित की गई? यानी बोर्ड परीक्षा में सुधार करने के लिए ओपन बुक परीक्षा, सेमेस्टर आधारित परीक्षा, योग्यता आधारित परीक्षा या मूल्यांकन, और केवल ऑनलाइन परीक्षा। तो केवल शब्द अपने आप में नेगेटिव होता है तो इसको तो वैसे हटा दीजिए डी को। तो ओपन बुक परीक्षा और सेमेस्टर आधारित परीक्षा और योग्यता आधारित परीक्षा, तो ये गुणवत्ता आधारित परीक्षा पर बल दिया गया है तो इसमें सही उत्तर होगा सी ऑप्शन होगा, योग्यता आधारित मूल्यांकन। योग्यता आधारित मूल्यांकन सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, NEP 2020 के तहत ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका सिलेबस में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वही इसका पूर्ण रूप है, तो इसलिए इसको विशेष रूप से याद करेंगे कि ECCE का पूरा नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये सिलेबस का पहला पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये अपन क्वेश्चन नंबर 12 हल कर रहे हैं। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका पहला ही जो क्वेश्चन था वो यही था। यहाँ पे ये देख लीजिए इसको ध्यान से कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और इसी का शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे लिखी है कि ECCE का, क्योंकि ये बार बार आएगा तो महत्वपूर्ण है इसलिए इसका प्रश्न सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में था अपना, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को अधिक प्रशिक्षण देना। तो अधिक प्रशिक्षण देना तो नहीं है, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि करना। जिसका जो सही सकारात्मक उत्तर है वह है बी ऑप्शन वाला, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना। तभी फिर छात्रों की फिर शिक्षा में उसमें सुधार होगा, तो शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना बी उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में कितनी श्रेणी में मूल्यांकन किया जाएगा? यानी छात्रों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें कितनी श्रेणियों में मूल्यांकन? केवल स्वयं में, शिक्षक और सहपाठी। तो इसमें तीनों ऑप्शन आएगा, स्वयं, सहपाठी और शिक्षक है। तो स्वयं के द्वारा भी, सहपाठी के द्वारा भी, शिक्षक के द्वारा भी, तीनों श्रेणियों में मूल्यांकन किया जाएगा। नई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अर्थात सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है। नई शिक्षा नीति को मतलब एक सामूहिक ऑडियो सीरीज भी जारी करेंगे बाद में, ताकि जो अपने 5-6 टॉपिक हैं उन टॉपिकों को एक ऑडियो सीरीज के रूप में एक साथ रिकॉर्ड करके, ताकि वो सुनने में आसान रहे, तो उससे अपनी अवधारणात्मक समझ है वो बेहतर हो सकेगी। और क्वेश्चन फिर कहीं से भी बने तो अपन उसको समझ या अवधारणा के आधार पर उसको सही हल कर लेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक या फिर तथ्यात्मक आजकल प्रश्न कम आते हैं, अवधारणा वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं। यानी कि ऑप्शन इस प्रकार से बने हुए होते हैं कि पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे को पढ़ते हैं, तीसरा समझ में नहीं आता कि उत्तर कौन सा होगा। यानी अवधारणा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, अवधारणात्मक समझ विकसित होना अति आवश्यक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा पाठ्यक्रम अपनाया जाएगा? तो कौन किस प्रकार का बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और प्रादेशिक पाठ्यक्रम। जिसका सही उत्तर है NCF वाला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अलग से टॉपिक भी होगा, पढ़ना ही पड़ेगा, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में कौन सा तंत्र बच्चों के प्रारंभिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित है? यानी बच्चों के प्रारंभिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, यानी प्रारंभिक विकास की बात कही गई है, तो कौन सा तंत्र? इसमें निजी विद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकता, डिजिटल शिक्षा, केवल माता पिता का प्रशिक्षण नहीं होगा, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों का एकीकरण। तो ध्यान रखो इसमें ये बात सही है कि आंगनबाड़ी और प्राथमिक, यानी 3 साल तो बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा और 2 साल तक कक्षा 1 और 2 पढ़ेगा, तो प्राथमिक विद्यालय में। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों का एकीकरण। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन किसके आधार पर किया जाएगा? यानी शिक्षकों का प्रदर्शन किस प्रकार से है, इस बात का आकलन करना है तो किस आधार पर किया जाएगा? छात्रों के परिणाम से, विद्यालय प्रशासन से, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास से, और कक्षा में नवाचार और समग्र प्रभाव से। तो इसमें आएगा सही उत्तर आएगा छात्रों के परिणाम। तो ये तो परिणाम तो वो दिखाने वाले डिग्री या ग्रेड दिखाने वाली बात हो गई, और विद्यालय प्रशासन के द्वारा तो इसमें सही कक्षा में नवाचार, यानी नई क्या 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 कर पा रहे हैं, और समग्र प्रभाव उसका क्या पड़ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, कक्षा में नवाचार और समग्र प्रभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए लॉन्च किया गया है। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, अब इसमें बात कही गई है प्रशिक्षण की बात कही गई, यानी टीचर्स को जो प्रशिक्षण देने का जो पोर्टल है वो कौन सा है और विकास के लिए लॉन्च किया गया है। तो स्वयं, दीक्षा, सगुन और समग्र। तो इसमें सही उत्तर है दीक्षा है। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डी का मतलब डिजिटल, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और के का मतलब नॉलेज और SHA का मतलब एक ही है शेयरिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और इसके माध्यम से टीचर्स को ट्रेनिंग देने का और साथ में छात्रों के लिए पढ़ने का, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारा शिक्षण कंटेंट उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्स शिक्षकों के लिए करवाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने भी काफ़ी इसमें कोर्स किए हैं। अपन जो पर्सन पढ़ रहे थे, एक बार इसको देख लीजिए आप। ये जैसे दीक्षा का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर राजस्थान में आपका स्वागत है, इस प्रकार से एक प्ले स्टोर से मिलता है ये एप्लीकेशन। और दीक्षा है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, जो टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है, कोर्स उपलब्ध करवाता है और छात्रों के लिए पढ़ाई के कंटेंट। देखिए यहाँ पे हर बात लिखी होती है, जैसे ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, संस्कृत है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 जो भी है, आप जितना करोगे उतना सेलेक्ट करोगे उतना आएगा। और इसमें प्रोफाइल में देखें, प्रोफाइल में तो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने नेट बंद कर रखा है पहले से। हाँ, नेट बंद कर रखा है, ये प्लेटफॉर्म ही है। हाँ, प्रोफाइल में यहाँ पे दिखा दिया, और पहले से ये जैसे नाम हो गया, दीक्षा हो गया, और यहाँ पे भूमिका लिख दी, टीचर्स की भूमिका, ये भूमिका हो गई, यहाँ पे टीचर राजस्थान हो गया। और ये अपने जो क्लास सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो अपने जो कोर्स करवाते हैं वो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे मैंने कोर्स किए हुए हैं तो लगभग 60 से अधिक कोर्स कर रखे हैं। तो जैसे पीयर लर्निंग का एक कोर्स है, तो इसमें फिर सर्टिफिकेट जारी होता है। ये आगे जैसे कंप्लीट कोर्स का, ये 22 नवंबर को 2024 को मैंने ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद में जैसे आगे और देखें तो दूसरा है प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स, ये अलग से कोर्स है। ये दीक्षा पोर्टल के माध्यम से टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए करवाए जाते हैं, जो इसमें जोड़ा गया है। तो इसी का प्रावधान अपन नई शिक्षा नीति में, इसमें प्राथमिक कक्षा में लर्निंग रिकवरी किस प्रकार से की, ये कोर्स मैंने 19 अक्टूबर 2024 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसी के बाद में और देखें तो इसमें और अधिक दे रखा है, तो नीचे एक ओपन करके इस प्रकार से ये कोर्स सारे आ जाएंगे। कुछ सर्टिफिकेट वाले हैं, कुछ बिना सर्टिफिकेट वाले हैं, तो ये सारे पूर्ण किए हुए हैं जिनमें सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार से ये कोर्स है। तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और अपन चलिए वो मेन मुद्दे पे आते हैं। ये यहाँ पे इसलिए भी इसमें ओपन किया था कि ताकि अपने पढ़ने के जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं अपन, उस टॉपिक के बारे में अपना ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। दीक्षा पोर्टल प्रश्न नंबर 19 था, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए लॉन्च किया गया है। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए, यानी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा है, दीक्षा पोर्टल है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आप पूरा नाम भी इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य, रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना। तो रटना शब्द जहाँ पे लिखा हुआ मिले हुआ है ऑप्शन हमेशा गलत ही करना। छात्रों को कठिन प्रश्न देना, कठिन प्रश्न अगर देंगे तो फिर छात्र कर ही नहीं पाएंगे। केवल अंक और केवल शब्द भी जहाँ मिल जाए तो वहाँ भी नेगेटिव मानस बना लेना। तो इसका सही जो उत्तर होगा, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बी उत्तर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 6 से छात्रों को कौन सी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। विज्ञान और गणित पर, कला और शिल्प पर, कोडिंग और कंप्यूटर पर, व्यावसायिक शिक्षा पर। तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को किसके लिए अनिवार्य किया गया है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, सभी स्तर के शिक्षकों के लिए, केवल स्नातक शिक्षकों के लिए। तो ये केवल सब तो आए जो वहाँ से कटी कर देना उसको तो। और माध्यमिक स्तर पे करेंगे तो फिर प्राथमिक वाले कहीं अलग थोड़ा ना जाएंगे, और प्राथमिक वाले के लिए करेंगे तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर सी, सभी स्तर के शिक्षकों के लिए। यानी जो टेट होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, वह सभी स्तर के शिक्षकों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया मिशन, ई शिक्षा योजना,
पीएम ई विद्या और नेशनल डिजिटल एजुकेशन मिशन। तो इसका है पीएम ई विद्या। जिस प्रकार से आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो पीएम ई विद्या का चैनल आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन चैनल्स होते हैं। राजस्थान में भी 148, 149, 150, 151, 152 5 चैनल चलते हैं। और वो जो लगातार 24 घंटे वहाँ पे शिक्षण कंटेंट जारी रहता है। ऑनलाइन टीवी पे आते हैं पीएम ई विद्या चैनल के माध्यम से, और उसको देखते हैं ना, तो 24 घंटे वहाँ पे कोई ऐड वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आते हैं। वहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 12 तक का जो डिजिटल कंटेंट है वो जारी रहता है। किसी प्रकार से उसको ओपन करके देख सकते हैं। चैनल नंबर 148, 149, 150 को देख सकते हैं आप भी। इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ई विद्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कौन सा प्रावधान बच्चों को उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों से जोड़ने के लिए किया गया है? संस्कृति और परंपरा से जोड़ना है तो योग शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, कला संगीत और लोक परंपराओं को शामिल करना, और धार्मिक शिक्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा कला संगीत और लोक परंपराओं को शामिल करना। कला संगीत और लोक परंपराओं को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य कितने वर्ष तक सार्वभौमिक साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है? एफएलएन का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पूरा नाम भी आ सकता है साक्षरता और संख्या ज्ञान। साक्षरता फाउंडेशनल यानी सार्वभौमिक साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो वो ये कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। 2025 तक। इसका सही उत्तर क्या है? 2025 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने वर्ष में एक बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अपडेट करने का प्रावधान रखा गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को अपडेट करने का प्रावधान कब रखा गया है एनईपी 2020 में? कितने टाइम में? तो कम से कम 5 वर्ष में, यानी कि 5 वर्ष में ये अपडेट होना जरूरी है। 5 वर्ष में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर बच्चों के प्ले आधारित और खोज आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है? यानी नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर बच्चों के प्ले आधारित, तो जहाँ प्ले आधारित है मतलब खेल खेल में शिक्षा दी जाने का प्रयास करेगा, और खोज आधारित है तो बच्चों में ऐसी खोजी प्रवृत्ति बनवाई जाएगी, यानी कि अवधारणात्मक समझ पर उसको जोर दिया गया है। बच्चों में रटने की जगह मतलब दिमाग खर्च करने की जो बात कही जाए, खोज आधारित विधि, तो ये फाउंडेशनल स्टेज में है। फाउंडेशनल विभिन्न प्रकार के खिलौने होते हैं, खेल्स होते हैं जिनमें बच्चों को खेलें और उनसे कहेंगे खोजने की प्रवृत्ति उनमें विकसित की जाती है। फाउंडेशनल स्टेज है जो कि प्री स्कूल और स्कूल में होगा, आंगनबाड़ी में और कक्षा 1-2 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कला एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कला एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य क्या? छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाना, कला से संबंधित पाठ्यक्रम अनिवार्य बनाना, कला और संस्कृति को प्राथमिक शिक्षा से हटाना, और केवल पेंटिंग और ड्राइंग सिखाना। तो मैंने कहा था केवल वाला तो आए तो उससे तो दूरी बना लेना। फिर उसी ऑप्शन को पढ़ते हैं, कला और संस्कृति को प्राथमिक शिक्षा से हटाना। तो हटाने की बात आ रही है तो ये भी अपने आप में थोड़ा नेगेटिव है। कला से संबंधित पाठ्यक्रम अनिवार्य बनाना और छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ज़्यादा दमदार जो ऑप्शन लिख रहा है वो है ऑप्शन ए, छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना, क्योंकि इसमें समग्र फिर आ ही जाते हैं। छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एनईपी 2020 में विद्यालय स्तर पर लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है? 2020 में विद्यालय स्तर पर लचीलेपन को बढ़ावा देना है तो इसके लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया? विषयों का मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम किया गया है, ओपनिंग स्कूल सिस्टम किया गया है, मॉड्यूलर शिक्षा प्रणाली और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। तो इसमें सही होता जाएगा विषयों का मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि एक से अधिक बार अपना एंट्री कर सकते हैं और उसमें एग्जिट हो सकते हैं। आप 8th क्लास में चल गए और आपको विषय समझ में नहीं आया तो बाध्यता नहीं है कि आप 9th क्लास में उसी को ले, आप वहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम इसमें लागू किया गया। विषयों का मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मिड डे मील योजना में क्या नया जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक। तो मिड डे मील में पाठ्यपुस्तक का कोई संबंध नहीं है। प्रोटीन और न्यूट्रिशन बढ़ाने वाले नाश्ते का प्रावधान किया गया है। डिजिटल उपकरण और निजी स्कूलों का समावेश किया गया है। तो डिजिटल उपकरण का पढ़ाई लिखाई से समाधान है, संबंध है, और निजी स्कूलों का समावेश निजी स्कूलों का संबंध इससे नहीं है। तो बात मिड डे मील की चल रही है तो यहाँ पे है प्रोटीन और न्यूट्रिशन बढ़ाने वाले नाश्ते का प्रावधान। इस प्रकार का नाश्ता होगा कि बस उसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन संबंधित आवश्यक तत्व मौजूद हों, और साथ में ही जैसे उसमें उल्लेख भी किया गया है कि मूंगफली गजक वगैरह इस प्रकार से उसमें दिया जाएगा। सुबह का नाश्ता चना मूंगफली आदि का उसमें नई शिक्षा नीति में जब पढ़ेंगे, उसका रीड करेंगे तो उसमें ज़रूर उसमें ऑडियो सीरीज में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कौन सा टूल बच्चों के बुनियादी ज्ञान और शिक्षा स्तर की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यानी बच्चों की बुनियादी ज्ञान शिक्षा स्तर को पहचान करने के लिए, तो इसमें है एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट वाला एफएलएन। इसमें संख्यात्मक ज्ञान जो कि 2025 तक उसका लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कितनी भाषाओं की पढ़ाई का प्रस्ताव किया गया है। स्कूली शिक्षा में सुधार करना है तो कितनी भाषाएं, तो कम से कम इसमें 3 भाषाएं हैं। 3 भाषाएं, कितनी भाषाएं, 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया गया 3 भाषाओं का। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सी परीक्षा को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। बोर्ड परीक्षा को समाप्त करने की, और बोर्ड भी 8वीं बोर्ड की परीक्षा को समाप्त करने की सिफारिश की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा में से कोडिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो कक्षा 6 से ही कोडिंग को शुरू कर दिया गया है, कक्षा 6 से कोडिंग को। नई शिक्षा नीति में कौन सा मंच स्कूलों को डिजिटली मजबूत करने के लिए प्रस्तावित है। स्कूलों को डिजिटली मजबूत करने का, तो दीक्षा पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल, शाला सृष्टि प्लेटफॉर्म और ई शिक्षा मंच। तो इसमें सही उत्तर आएगा दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल पे इतने हज़ारों कोर्स इतने बड़े हैं कि प्रत्येक अभिभावक और प्रत्येक छात्र और प्रत्येक टीचर इसमें आके देख सकता है। आने वाले समय में शायद वो बहुत बड़ा शायद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अभी भी देखें तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आईडी बना सकता है, अभिभावक के तौर पर या फिर छात्र के तौर पर या फिर टीचर की भूमिका में। एनईपी 2020 के अनुसार बाल वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चों को तैयार करना, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आधार तैयार करना। तो उच्च शिक्षा का मतलब होता है कि मतलब 10वीं 12वीं वाली बाद की बात कर रहा है, तो इसमें तो आधार तैयार करने की, तो इसमें बी ऑप्शन तो आएगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और टीचर्स के लिए प्रशिक्षण की बात ये नहीं बैठेगा। माता पिता के लिए जागरूकता अभियान, तो ये भी नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चों को तैयार करना। किसका, बाल वाटिका का। बाल वाटिका कौन सी बनाई गई थी, जो 3 साल आंगनबाड़ी में रहने वाले, उसी को बाल वाटिका नाम दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चों को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी एजेंसी प्री प्राइमरी शिक्षा को मानकीकृत करने की जिम्मेदारी लेगी। तो NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाले राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, तो ये लेगी NCERT। एजेंसी प्री प्राइमरी शिक्षा को मानकीकृत करने की जिम्मेदारी कौन लेगी, NCERT, याद रखिए NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में बच्चों की रुचि और क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। यानी बच्चों की रुचि और उसमें ध्यान में रखने कौन सी योजना लागू की है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, व्यक्तिगत अनुकूलन और शिक्षक सहायक योजना और योग्यता आधारित शिक्षा। तो इसमें सही उत्तर होगा योग्यता आधारित शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को विभाजन मुक्त बनाने का क्या अर्थ है। विभाजन मुक्त, सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम प्रदान करना, शैक्षिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच का अंतर समाप्त करना और सभी परीक्षाओं का समापन करना, छात्रों को केवल कक्षा में अंदर सीमित रखना। तो केवल आ जाए तो वहाँ तो उसको तो छुट्टी कर दो, तो इसमें डी ऑप्शन तो खत्म हो गया। सभी परीक्षाओं का समापन, और सभी परीक्षाओं का समापन कर देंगे तो कुछ तो बचेगा। शैक्षिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच का अंतर समाप्त करना, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, शैक्षिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच का अंतर समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 में विषयों को पढ़ने की स्वतंत्रता किस प्रकार की दी जाएगी। यानी 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट स्टेज यानी 4 वाली श्रेणी में गए, 5 + 3 + 3 + 4 था, तो उसमें लास्ट वाली श्रेणी में आ गए हैं अपने, तो आप 11-14 वाली एज में आ गए। तो विषयों का मिश्रण करने की अनुमति, केवल विज्ञान के विषय पढ़ने की अनुमति, और केवल आर्ट्स और कॉमर्स तक सीमित और सभी विषय अनिवार्य है। तो इसमें केवल वाले बी और सी तो वैसे हट गए, विषयों का मिश्रण करने की अनुमति होगी, तो इसमें सही उत्तर जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल स्तर पर समान स्कूल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तंत्र प्रस्तावित है। स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क। शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और निजी स्कूलों का अनिवार्य निरीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नई शिक्षा नीति के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। समग्र शिक्षा अभियान, निपुण भारत मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन और शिक्षा का अधिकार। तो इसमें है निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एनईपी 2020 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। शिक्षक आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, बच्चों की रचनात्मकता, सोचने की क्षमता और रुचि पर ध्यान केंद्रित करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना और परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना। तो परीक्षा के परिणामों पर ध्यान देना नेगेटिव वर्ड है, और केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो सही जो उत्तर होगा इसमें दमदार है, बच्चों की रचनात्मकता, सोचने की क्षमता और रुचि पर ध्यान केंद्रित करना। तो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को कक्षा 5 तक किस भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो कक्षा 5 तक की बात इसलिए पहले प्रश्न भी कर चुके हैं, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में। क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि 5-6 टॉपिक जोड़े गए हैं, लेकिन ये है कि नई शिक्षा नीति का जो टॉपिक जोड़ा गया है उससे संबंधित लगभग पूरा टॉपिक इसमें कवर होने का लगभग संभावना है।
NEP 2020 में बच्चों की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है? खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा, रटने पर आधारित शिक्षा, केवल परीक्षा और केवल वाले की छुट्टी कर दी, रटना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सेकेंडरी स्टेज की बात कही गई है। 9 से 12 वाला लास्ट स्टेज है। अब ध्यान रखें यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी शब्द यूज नहीं होगा। सेकेंडरी स्टेज ये 9 से 12 के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया? विषयों के बीच कठोर विभाजन को समाप्त करना, सिर्फ विज्ञान को अनिवार्य करना और कला और खेल को अनिवार्य नहीं करना, परीक्षा प्रणाली को कठिन बनाना। तो डी ऑप्शन में कठिन बनाना शब्द है, नहीं आएगा। और कला और खेल को अनिवार्य नहीं करना, तो कला खेल को तो शामिल किया गया है। सिर्फ विज्ञान को अनिवार्य करना, यानी सिर्फ शब्द अपने आप में केवल का मिलता जुलता भाई है उसका दूसरा। तो सही उत्तर जाएगा विषयों के बीच कठोर विभाजन को समाप्त करना। विषयों के बीच कठोर विभाजन को समाप्त करना। NEP 2020 के अनुसार स्कूल कॉम्प्लेक्स मॉडल का उद्देश्य क्या है? यानी ऊपर पहले प्रश्न कर चुके कि स्कूलों के संसाधनों का साझा उपयोग और सहयोग को सुनिश्चित करना। सही उत्तर जाएगा इसमें बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है? यानी मानसिक और भावनात्मक के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है तो क्या करना है? उसके लिए स्कूल में काउंसलिंग और वेलनेस सेंटर खोलना है क्या? खेल शिक्षा को समाप्त करना और केवल शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना, परीक्षा के लिए सख्त नियम बनाना। सख्त नियम बनाएंगे तो फिर छात्र स्कूल में नहीं आएंगे, और केवल शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई कौन कराएगा? और केवल खेल शिक्षा को समाप्त कर देंगे तो फिर तो काम ही नहीं चलेगा। तो स्कूल में काउंसलिंग और वेलनेस सेंटर, सही उत्तर हो जाएगा इसका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण और विकास के लिए कौन सा मॉडल लागू किया जाएगा? भाई शिक्षक प्रशिक्षण की बात है तो दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी दीक्षा। तो सही उत्तर जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में मिडिल स्टेज 6 से 8 में मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है? व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। केवल शब्द वाला तो कर दो, अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करेंगे। अरे केवल अनिवार्य विषय है, केवल विज्ञान विषय पर ध्यान देना, तो केवल वाले तो छुट्टी हो गई। अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करना, तो 3 भाषाओं की बात कही गई, अंग्रेजी का मतलब नहीं है, सभी का योगदान है। तो व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के तहत होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य क्या है? समग्र विकास करना और क्या? छात्रों के समग्र विकास को प्रदर्शित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि पहले प्रश्न हल कर चुके हैं और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की फोटो भी हम साक्षात देख चुके हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नई शिक्षा नीति के अनुसार पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में किस प्रकार शामिल किया गया है? भारतीय कला संस्कृति और परंपराओं का समावेश किया गया है। भारतीय कला संस्कृति और परंपराओं का समावेश किया गया, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में कक्षा 3, 5, 8 में से कौन से मूल्यांकन की सिफारिश की गई है? तो इसमें योग्यता आधारित मूल्यांकन की सिफारिश की गई है, यानी रटन विद्या पर कम ध्यान दिया गया, बोर्ड परीक्षाओं पर कम ध्यान दिया गया, योग्यता आधारित मूल्यांकन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्रमुख बदलाव किया गया है? तो रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षण को पर ज़्यादा बल दिया गया है। रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षण पर ज़्यादा बल दिया गया है। केवल परीक्षा पर आधारित मूल्यांकन नहीं हो सकता, शिक्षा का केंद्रीकरण नहीं करना, शिक्षकों की संख्या में कटौती करेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षण, रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा? तो उन्हें आसान बनाया जाएगा, योग्यता आधारित प्रश्नों पर ध्यान दिया जाएगा और केवल ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी, बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें योग्यता आधारित प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो सही उत्तर आ जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और खेल जैसे विषयों को किस प्रकार शामिल किया जाएगा? अलग अलग धाराओं में बांट करके समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से, केवल विज्ञान पर जोर देकर सभी को वैकल्पिक बनाकर, इसमें आएगा समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण, समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से। नई शिक्षा नीति में बच्चों को बहुभाषी कौशल सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी बहुभाषी कौशल का सिखाएंगे तो क्यों सिखाएंगे? इसका पीछे क्या रीजन हो सकता है? विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देना है क्या? छात्रों के लिए अधिक भाषाओं का बोझ बढ़ाना भी नहीं है। सांस्कृतिक जागरूकता और संचार कौशल को बढ़ाना है, केवल अंग्रेजी पर ध्यान देना। तो केवल वाले की तो छुट्टी वैसे हो गई, विदेशी भाषाओं को बढ़ावा ज़्यादा ऐसा नहीं है। और छात्रों के लिए अधिक भाषाओं का बोझ बढ़ाना, तो बोझ शब्द नेगेटिव है, तो बोझ वाला नहीं है। तो इसमें सही उत्तर आएगा सांस्कृतिक जागरूकता और संचार कौशल को बढ़ावा देना, तो इसमें सही उत्तर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत शिक्षा का सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यानी तीसरी क्लास में 3 वर्ष का जब हो जाएगा तो उसके आंगनबाड़ी में उसका नामांकन करवा दिया जाएगा और 18 वर्ष तक हो जाएगा तो वो 12वीं क्लास पास कर लेगा।
तो इसको शिक्षा सार्वभौमिकरण, यानी 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। नई शिक्षा नीति में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो पहले पढ़ चुके थे, NCERT जिम्मेदार है। NCERT प्रारंभिक शिक्षा मजबूत करने के लिए NCERT को ये दायित्व दिया गया है। अगला है NEP 2020 में छात्रों के लिए लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प को ओपन रखा गया है, यानी मल्टीपल यानी एक से अधिक बार एंट्री कर सकते, एग्जिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन इसमें रखा गया नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण के देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से, यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण की बात कही गई तो दीक्षा प्रश्न तीसरी बार घुमा फिरा के रिपीट हो रहा है, दीक्षा। नई शिक्षा नीति के अनुसार समग्र शिक्षा का क्या अर्थ है? समग्र शिक्षा का अर्थ है केवल पुस्तकों पर आधारित शिक्षा, छात्रों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और केवल खेल शिक्षा को प्राथमिकता देना, केवल अकादमिक प्रदर्शन पर बढ़ावा देना। तो 3 में तो केवल ही लगा हुआ था, उसको तो वैसे छुट्टी करनी है। और इसमें है छात्रों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, छात्रों के संपूर्ण विकास को, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत कौन से विषय का एकीकरण करने पर जोर दिया गया है? केवल विज्ञान, कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा, केवल इतिहास और भूगोल, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा। तो केवल वाले तो वे छुट्टी हो गई, कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा, तो तीनों सकारात्मक हैं। तो इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन, कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों की शिक्षा को सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? सामाजिक और नैतिक मूल्य जोड़ने के लिए नैतिक शिक्षा का समावेश, केवल विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल शिक्षा को अनिवार्य बनाना, परीक्षा प्रणाली को रटना। तो नैतिक शिक्षा का समावेश, नैतिक शिक्षा का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच NETF का उद्देश्य क्या है? NETF राष्ट्र शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, केवल शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को हटाना और शिक्षा का निजीकरण करना। तो इसमें सही हो जाएगा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को ज़्यादा बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। इनमें से कौन से कौशल शामिल है? आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और डिजिटल कौशल। इसका सही उत्तर जाएगा ए ऑप्शन, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और डिजिटल कौशल। अगला है केवल रटने की क्षमता, खेलकूद से जुड़ी गतिविधियाँ, केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन। तो सही उत्तर जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार स्मार्ट स्कूल का उद्देश्य क्या? डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग करना, केवल शिक्षकों पर निर्भरता, शिक्षा प्रणाली को सरल बनाना, पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर जाएगा डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस योजना के माध्यम से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई है? सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। तो इसमें समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से, समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का उद्देश्य है। तो इसका मुख्य क्या उद्देश्य है? तो छात्रों में कौशल और हुनर विकसित करना, ताकि छात्रों में कौशल और हुनर विकसित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में स्कूलों में पाठ्यक्रम को कैसे पुनः डिजाइन किया गया है? तो केवल गणित और विज्ञान पर जोर दिया गया है, विषयों को एकीकृत और कौशल आधारित बनाया गया है, पाठ्यक्रम को सीमित किया गया है और पाठ्यक्रम को निजीकरण के तहत लाया गया है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, विषयों को एकीकृत और कौशल आधारित बनाया गया है। विषयों को एकीकृत और कौशल आधारित बनाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस योजना के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो इसमें ये PME विद्या योजना, PME विद्या योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार विज्ञान और गणित की शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए? गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल व्याख्यान आधारित पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देना। तो सही उत्तर जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की भूमिका के सुधार के लिए कौन से प्रयास प्रस्तावित हैं? शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, शिक्षकों की संख्या कम करना, शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति योजना और केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण। तो शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लर्निंग आउटकम को सुधारने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? नियमित मूल्यांकन, परीक्षा के कठिन नियम, शिक्षा का निजीकरण, स्कूल समय में कटौती। इसमें सही उत्तर जाएगा नियमित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया जाएगा? आंगनबाड़ी पूर्व स्कूल शिक्षा, यानी 3 से 6 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष तक हो जाएगा ना बच्चा, तो वो आंगनबाड़ी पूर्व स्कूल में, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका, 3 नाम आ सकते हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अपन फाउंडेशनल स्टेज में पहले चरण जो पढ़ चुके हैं, फाउंडेशनल स्टेज 2 फेज में है, एक तो 3 से 6 वाला और फिर एक 6 से 8 वाला, 2 स्टेज में था वो। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। अब महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं, उनसे संबंधित हैं। शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन, यानी ढांचा क्या बनाया गया है? 5+3+3+5
4-5 का मतलब फाउंडेशनल स्टेज, पहले 3 का मतलब प्रिपरेटरी और दूसरे 3 का मतलब मिडिल स्टेज और लास्ट वाले का सेकेंडरी स्टेज। व्यावसायिक शिक्षा यानी कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा कौशल की शुरुआत की बात कही गई है। डिजिटल शिक्षा में पीएम ई विद्या और दीक्षा पोर्टल है। मूल्यांकन आधारित प्रणाली पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मूल्यांकन प्रणाली यानी योग्यता आधारित प्रणाली पर ज़्यादा जोर दिया गया है। समग्र विकास, बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। शिक्षा में सुधार की बात कही गई, विषय को कठोरता खत्म करना, कला, एकीकृत और कौशल आधारित शिक्षा को बल दिया गया है। मूल्यांकन प्रणाली में योग्यता आधारित मूल्यांकन और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को ज़्यादा महत्व दिया गया है। संसाधन, सादा संसाधन यूज करने में स्कूल कॉम्प्लेक्स में है और FLN का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारतीय संस्कृति, कला, परंपराओं और मातृभाषा का समावेश किया गया है। इस प्रकार ये NEP 2020 से संबंधित और रीट के सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया था, जो कि विद्यालय में इसको पढ़ने में भी उसका लाभ मिलेगा, साथ में ही अपनी परीक्षा में और टॉपिक को तैयार करने में, अवधारणात्मक समझ को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ में ही अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।